जय हिंद दोस्तों, MD2 रीडर पब्लिकेशन पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ इंडियन जियोग्राफी से चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम करेंगे रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पठारिया भारत की मुख्य नदियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। MD2 रीडर पब्लिकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में मेरी जो इंडियन जियोग्राफी की प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर मेरी सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और साथ में हमारा जो टेलीग्राम का नया चैनल है MD2 रीडर पब्लिकेशन के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आएगी। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। सबसे पहले हम मैप के अंदर देखेंगे कुछ पठारिया भारत की मुख्य नदियों के बारे में। नर्मदा है मध्य प्रदेश के अंदर जो है, ताप्ती है, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। और जो नर्मदा और ताप्ती एकमात्र ऐसी दो नदियां हैं जो अरेबियन सी के अंदर गिरती हैं। इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो पहले बात करेंगे हम पेनिनसुलर रिवर के बारे में। उसके मेन फीचर्स क्या हैं, पठारिया भारत के अंदर जितनी भी नदियाँ फ्लो करती है उनके मुख्य भूमिका क्या है। तो सबसे पहली बात है कि ये काफ़ी पतली घाटी से, सेलो वैली होती हैं, वैलीज होती हैं, घाटियाँ, खाइयाँ जिनके अंदर से ये फ्लो करती हैं, काफ़ी सेलो है, काफ़ी पतली हैं। और इसमें से ज़्यादातर नदियाँ हमारी सीजनल हैं। दो प्रकार की नदियाँ होती हैं, सीजनल और पेरिनियल। जो सीजनल नदियाँ होती है वो वर्ष भर में वर्षा ऋतु के समय ही वो बहती हैं, डिपेंड रहती है हमारे रेनफॉल के ऊपर, कितना पानी उनके अंदर आता है उसके ऊपर वो डिपेंड करती हैं। जबकि पेरिनियल नदियाँ जो होती हैं वो वर्ष भर बहने वाली नदियाँ होती हैं, उनको हिमनद से, ग्लेशियर से पानी मिलता रहता है, बर्फ़ पिघलती है और उनके अंदर पानी आता रहता है। साथ में जो वर्षा ऋतु के समय वर्षा होती है उनसे भी उनको पानी मिलता है, जिस वजह से उनके अंदर भरपूर पानी की मात्रा रहती है। जबकि जो ये सीजनल रिवर्स होते हैं ये मोस्टली टाइम सूखे रहते हैं, इनके अंदर पानी की काफ़ी कमी रहती है, सीज़न के टाइम पर ही इनके अंदर पानी आता है। डूरिंग समर देयर इज़ कंसिडरेबल रिडक्शन इन देयर वाटर वॉल्यूम। गर्मी के समय पर, गर्मी के मौसम में इनके अंदर काफ़ी कम पानी का बहाव रहता है। साथ में इनकी जो इरेजिव एक्टिविटी होती है, इरेजिव एक्टिविटी होती है कि भूमि का कटाव करना। अब पानी नहीं है तो भूमि का कटाव कैसे करेंगे, जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा फ्लो होगा, उस वजह से इरेजिव एक्टिविटी ज़्यादा होगी। लेकिन इनके अंदर जो इरेजिव एक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम होता है और इस वजह से ये भूमि का कटाव काफ़ी कम कर पाती हैं और उस वजह से ये सीधा, इनका जो फ्लो होता है वो काफ़ी स्ट्रेट होता है। और साथ में इनका जो बेड होता है वो रॉकी होता है काफ़ी, जिससे ये फ्लो, बेड का मतलब तलहटी, रॉकी एरिया है, पथरीला एरिया है जहाँ से ये फ्लो करती हैं। और इनके पानी के अंदर स्लीट और सैंड की काफ़ी कम मात्रा होती है। स्लीट और सैंड मतलब कि रेत की, और स्लीट जो पानी के द्वारा बहा कर लाया गया रेत होता है, कंकर होता है, उसकी काफ़ी कमी होती है, जिस वजह से ये डेल्टा भी नहीं बना पाती हैं। और ये इनका जो ओरिजिन होता है वेस्टर्न घाट के अंदर से होता है। दो घाट होते हैं भारत के अंदर, एक वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, सादरी की पहाड़ियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं, और दूसरा जो है ईस्टर्न घाट। ये दो घाट है भारत के अंदर, और जिनमें जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, वहाँ से मोस्टली ये नदियाँ निकली हुई हैं, पठारिया क्षेत्र वाली नदियाँ, और ये बे ऑफ बंगाल के अंदर जाकर गिर जाती हैं। और कुछ एक दो नदियाँ हैं जो कि अरेबियन सागर के अंदर गिरती हैं, वो नदियाँ हमारी नर्मदा और ताप्ती हैं मुख्य। लूनी नदी भी है जो बे ऑफ अरेबियन सागर की तरफ बढ़ती है, पर वो वहाँ पर गिर नहीं पाती। उसका कारण है कि राजस्थान से निकलते हुए जब वो गुजरात के अंदर एंटर करती हैं तो दलदली क्षेत्र के अंदर वो सूख जाती है। अब हम पढ़ेंगे मेजर पेनिनसुलर रिवर के बारे में, मुख्यतः जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में। तो वो है कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, जिसको हम तापी के नाम से भी जानते हैं, गोदावरी और महानदी। इन सब के बारे में हम मैप के अंदर भी देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर फ्लो करती हैं। और अब हम पढ़ेंगे गोदावरी नदी के बारे में। ये भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी है, गंगा के बाद में सबसे लंबी नदी भारत के अंदर गंगा है। वैसे तो ब्रह्मपुत्र है, पर वो ब्रह्मपुत्र नदी चाइना और भारत और बांग्लादेश में तीनों देशों में मिलकर बहती है। जबकि जो गोदावरी नदी है और गंगा नदी है ये सिर्फ भारत के अंदर बहती हैं, जिस वजह से भारत की सबसे लंबी नदी गंगा और दूसरे नंबर पर गोदावरी नदी आती है, गोदावरी रिवर।
ये इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, त्रंबकेश्वर नामक एक जगह है, ब्रह्मगिरी माउंटेन्स से ये निकलती है, महाराष्ट्र के अंदर इसका ओरिजिन है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और किस किस राज्य के अंदर फ्लो करती है, वो राज्य है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये 5 राज्य हैं जिनके अंदर से हमारी गोदावरी नदी फ्लो करती है। लास्ट में आंध्र प्रदेश के अंदर जाने के बाद में ये 2 धाराओं के अंदर बट जाती है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में दोनों में अंतर क्या होता है। ट्रिब्यूटरीज जो होती है वो सहायक नदियों को ट्रिब्यूटरी बोला जाता है, मतलब कि एक बड़ी नदी जो फ्लो कर रही है, जैसे कि ये है गंगा हमारी, तो यमुना इसमें आकर जब मिलती है तो वो इसकी ट्रिब्यूटरी नदी कहलाई जाती है, यमुना नदी ट्रिब्यूटरी बोला जाएगा। लेकिन जब गंगा से कोई छोटी नदी वापस से निकलती है बाहर की ओर तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी नदी बोला जाता है। ये इसमें दोबारा से नहीं मिलती है। साथ में जो हमारी गोदावरी नदी है उसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दक्षिण के अंदर सबसे ज़्यादा लंबा और बड़ा बेसिन इसी के द्वारा बनाया गया है। बेसिन वो एरिया होता है जिसके अंदर किसी भी नदी के द्वारा सींचा जाता है, वो उस क्षेत्र को हम बेसिन बोलते हैं। तो भारत के प्रायद्वीपीय भारत के अंदर गोदावरी नदी का सबसे बड़ा बेसिन है और उसी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और ये एक डेल्टा भी बनाती है। सर आर्थर कॉटन बैराज की जगह पर ये राजा महेंद्रवरम एक जगह है, बे ऑफ बंगाल के पास में है, आंध्र प्रदेश से निकलने के बाद है ये जगह, वहाँ पर ये डेल्टा बनाती है सर आर्थर कॉटन बैराज नामक जगह पर। अब हम पढ़ेंगे कावेरी रिवर के बारे में। इसको हम बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, वरद गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसका ओरिजिन ताल कावेरी नामक जगह है, ब्रह्मगिरी पर्वत के आसपास है ये, और डिस्ट्रिक्ट है वो कोडागु है, कर्नाटक के अंदर। लंबाई इसकी लगभग 805 किलोमीटर है। ये भारत की 3rd लार्जेस्ट रिवर है। साथ में जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उसके अंदर ये 3रे नंबर की नदी है। उससे पहले गोदावरी नदी, फिर कृष्णा नदी और फिर हमारी आती है कावेरी नदी। 3रे नंबर पर ये सबसे लंबी नदी है और 2 स्टेट के अंदर ये फ्लो करती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डैम बने हैं, जैसे कि कृष्णा राजा सागर डैम है, अमरावती डैम है, कलानी डैम है तमिलनाडु के अंदर, ये सबसे पुराना डैम है। ट्रिब्यूटरीज है इसकी, ट्रिब्यूटरीज ये लेफ़्ट बैंक की हैं, ये राइट बैंक की हैं। लेफ़्ट और राइट बैंक का मतलब होता है कि एक नदी जब कोई भी लंबी फ्लो कर रही है तो उसके दाहिने भाग पर और साथ में बाएं भाग पर जब आकर नदी मिलती है तो उनको लेफ़्ट बैंक और राइट बैंक बोलते हैं। तो जब लेफ़्ट बैंक के ऊपर नदी आकर मिलती हैं तो वो है अरंगी, हेमावती, अर्कावती। ये 3 नदियां हैं जो मेनली इसके बैंक पर आकर मिलती हैं, कावेरी नदी के बैंक पर। और इसके राइट बैंक पर जो हैं लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, भवानी, ये तीनों नदियां इसके राइट बैंक पर मिलती है। अब हम बात करेंगे कृष्णा रिवर के बारे में। इसका ओरिजिन महाबलेश्वर में है, महाराष्ट्र के अंदर है। लंबाई इसकी 1400 किलोमीटर है और ये महाराष्ट्र से कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 4 राज्यों के अंदर ये मेनली फ्लो करती है। हम इसके मुहाने की बात करें तो बे ऑफ बंगाल है, आंध्र प्रदेश के अंदर हमासला देवी एक नामक जगह है जहाँ पर इसका मुहाना है, जहाँ पर जाकर ये अपना डेल्टा बनाती है। एक और बात आपको देखने को मिलेगी, जितनी भी नदियाँ हमारी बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती हैं वो सब की सब नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, जबकि जो ये नदियाँ हैं हमारी अरेबियन सागर के अंदर, बे ऑफ बंगाल के अंदर डेल्टा बनाती हैं, अरेबियन सागर के अंदर एस्चुरी बनाती है। इन दोनों में अंतर ये होता है कि जो ये इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ बहने वाली नदियाँ होती है ये स्लोप के ऊपर बह रही होती है, जिस वजह से इनका जो फ्लो होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। स्लो होने के बाद इनके अंदर जितनी भी रेतीला कंकड़ वगैरह होती हैं वो एक समुंदर में गिरने से पहले एक जगह पर जमा हो जाती हैं, सब की सब इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी होने के बाद में उस एरिया को डेल्टा बोला जाता है। एक त्रिकोण आकार में वो निर्माण करती हैं, जबकि जो अरेबियन सागर के अंदर जो नदियाँ फ्लो करती हैं वो काफ़ी स्पीड से फ्लो करती हैं। स्पीड से फ्लो करने की वजह से उनके पानी के अंदर जितनी भी कंकड़ मिट्टी होती है वो नीचे जमा नहीं हो पाती हैं, जिस कारण से वो स्पीड से एस्चुरी बनाती हैं, वहाँ पर किसी डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। हम कृष्णा रिवर के बारे में पढ़ रहे थे। ये
आंध्र प्रदेश के अंदर इसका मुआना बनता है। इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण डैम भी हैं। नागार्जुन सागर डैम है जो कि वर्ल्ड का सबसे टालेस्ट मशीनरी डैम है, लोगों के द्वारा बनाया गया डैम है। ट्रिब्यूटरीज है इसकी, लेफ्ट बैंक के ऊपर भीमा, डिंडी और मूसी नदी है, जबकि राइट बैंक के ऊपर कुडाली, निरंजना, वेनरा और पंचगंगा, ये सब इसकी राइट बैंक के ऊपर ट्रिब्यूटरीज हैं। अब हम महानदी रिवर के बारे में बात करेंगे। महानदी जो कि उड़ीसा के अंदर फ्लो करती है, सिटावा नामक जगह छत्तीसगढ़ से निकलती हैं। लंबाई इसकी लगभग 858 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर ये फ्लो करती हैं। दो राज्यों के अंदर मेनली ये उड़ीसा के अंदर फ्लो करती है। उड़ीसा के उत्कल तट के पास में ये अपना मुआना बनाती है। फॉल्स पॉइंट जगह का नाम है जहाँ पर ये मुआना बनाती है, और जगदीश सिंहपुर नामक जगह है जहाँ पर इसका डेल्टा बना है, उड़ीसा के अंदर है। ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी मंड नदी, ओंग नदी, पैरी नदी, ये तीनों इसकी मुख्य ट्रिब्यूटरीज हैं। डैम है हीराकुंड डैम जो कि भारत के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध है। हीराकुंड डैम ये हमारा महानदी के ऊपर बना है। अब हम पढ़ेंगे नर्मदा के बारे में। नर्मदा नदी ये विंध्याचल पर्वत से निकली है। अमरकंटक नामक जगह है, पर्वत है मध्य प्रदेश के अंदर। लंबाई इसकी लगभग 1312 किलोमीटर है और स्टेट्स है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, और मुआना इसका गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी के अंदर बनती है। सबसे इसकी खास बात नर्मदा नदी की, नर्मदा और ताप्ती नदी की यही खास बात है कि एकमात्र दो ऐसी नदियां हैं जो हमारी अरेबियन सागर के अंदर गिरती हैं। बाकी की जितनी भी नदियां हैं वो सारी बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती हैं। साथ में इसकी एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो है कि विंध्याचल पर्वत के नॉर्थ के अंदर ये फ्लो करती है, और नर्मदा और ताप्ती के अंदर, ताप्ती दोनों के बीच के अंदर जो पर्वत श्रृंखला है वो हमारी विंध्याचल पर्वत है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ताप्ती नदी जो है हमारी वो विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज दोनों को बीच से दो भागों के अंदर बांटती है। मुआने की हम बात कर चुके हैं, खंबात की खाड़ी के अंदर इसका मुआना बनता है। डैम की अगर हम बात करें तो सरदार सरोवर डैम है इसके ऊपर जो कि ग्रेविटी डैम के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसकी ट्रिब्यूटरीज मुख्यतः सकार रिवर है, तावा रिवर है, कावेरी भी इसकी लेफ्ट बैंक के ऊपर मुख्य सहायक नदी है। राइट बैंक की अगर हम बात करें तो हिरन है, कोराल है, ओडी नदी है, हथीनी नदी है। अब हम बात करेंगे ताप्ती रिवर के बारे में। तापी रिवर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ओरिजिन इसका ग्वालियरगढ़ हिल्स है, मुल्ताई नामक जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, सतपुड़ा रेंज से निकलती है। लेंथ इसकी लगभग 724 मीटर है। हम मैप के अंदर भी इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं, बीच में सतपुड़ा रेंजेस है, और सतपुड़ा जो रेंजेस है वो ताप्ती नदी के नीचे है, साउथ में है, जहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। और नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में हमारा विंध्याचल पर्वत है। इन दोनों के विंध्याचल पर्वत से हमारी नर्मदा नदी निकली है, और ये दोनों जो ताप्ती नदी है हमारी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत को दोनों को एक दूसरे से अलग करती हैं। अब हम पढ़ते हैं ताप्ती नदी के बारे में कि ये किस किस स्टेट के अंदर फ्लो करती हैं। तो वो है हमारा इसके मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। ये तीन स्टेट हैं जिनके अंदर ये फ्लो करती हैं। मुआने की बात करें तो इसका मुआना भी गल्फ ऑफ खंबात के अंदर है, खंबात की खाड़ी गुजरात के अंदर इसका मुआना है। डैम इसके ऊपर जो है ओकई डैम है, काफ़ी प्रसिद्ध डैम है ये। दोस्तों आज की हमारी वीडियो में इतना ही काफ़ी है। हम प्रायद्वीपीय भारत के जितनी भी नदियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब करना ना